morning students, welcome in online classes of NRPS School। NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज से आपकी विज्ञान की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है और हम फर्स्ट चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। उससे पहले कुछ मैं आपको निर्देश दे रही हूँ जिसको आपको ध्यान देना है जिसकी तरफ, और जैसा मैं बता रही हूँ वैसे करना है आपको। देखिए बच्चों, जिन बच्चों ने बुक्स ले ली है वो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो बुक्स ले लें। बुक्स अपने स्कूल में मिल जाएगी, तो आप जल्दी से जल्दी बुक ले लें, क्योंकि बुक लोगे तो आपको क्या आएगा, ये जो लेक्चर जो होगा, ऑनलाइन स्टडी होगी, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब बच्चों, नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपको एक कॉपी बनानी है, और उस कॉपी में जो मैं डेली आपको करवा रही हूँ और जो होमवर्क दिए जाएंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो होमवर्क के रोज़ दे रहे हैं, और वो होमवर्क आपको सुंदर लेख में बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में आपको करना है बच्चों। क्योंकि बहुत सारा टाइम आप लोगों ने निकाल दिया है, वेस्ट कर दिया है बहुत सारा टाइम, तो अब जितना भी समय आपके पास है वो आपको पूरी तरह से पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। बिल्कुल आप स्कूल नहीं आ रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बस कुछ नहीं, अपने मज़े हो गए। नहीं बच्चों, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो हम हैं, हम तो आपको निर्देश दे रहे हैं, हम आपको गाइड करेंगे। जितनी कोशिश होगी हम आपकी करेंगे कि आपको जो भी पाठ है, जो आपका पाठ्यक्रम है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। पर आपको दूसरा, आपको खुद अपना टीचर बनना है। आपको खुद एक बार अपने आप को देखना है कि क्या मैंने आज का जो वीडियो है वो पूरे ध्यान से देखा है। आप एकदम एक शांत जगह पे बैठकर ये वीडियो देखा करें। उसके बाद में क्या मैम ने जो होमवर्क दिया है वो उसी दिन करा है। जैसे ही आप वीडियो देखते हो उसके बाद आप क्वेश्चन उतारो और आंसर करना शुरू कर दो, क्योंकि उसी टाइम आप कर लोगे तो क्या होगा, आपको वो चीज़ समझ में रहेगी, आपके दिमाग में रहेगी। अगर आप आज का वीडियो देखकर उसका होमवर्क कल कर रहे हो या परसों कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाओगे। इसलिए बच्चों, आपको जिस दिन वीडियो आपको सेंड हो रहा है उसी दिन आपको वीडियो देखना है, उससे रिलेटेड होमवर्क करना है, और उसको याद भी उसी ही दिन कर लेना है, ताकि आप एक रूटीन में रहें। आपको अपना एक टाइम टेबल बना के चलना है। जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है कि इस पीरियड में आपको ये पढ़ना है, ये करना है, उसी तरह से आप घर पे भी बच्चों टाइम टेबल आपको बनाना है। अपना टीचर आपको खुद को बनना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, तो वो जो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा आप लोग करोगे, और प्रॉपर तरीके से होमवर्क करना है। जब स्कूल ओपन होगी, अपनी रेगुलर क्लासेस होगी, वो होमवर्क चेक होगा। याद लगातार करते रहना है, क्योंकि कभी भी सरप्राइज टेस्ट आपका हो सकता है, तो हमेशा आपको याद भी करना है और वर्क भी करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। और आज हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, पहला पाठ, भोजन यह कहाँ से आता है। देखो बच्चों, हमने भोजन, सभी लोग भोजन करते हैं, है ना, करते हैं ना। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, बट भोजन सभी करते हैं। भोजन जो है सबसे आवश्यक चीज़ है हमारे जीवन की। बिना भोजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि भोजन हमें क्या देता है, भोजन हमें ऊर्जा देता है। अब देखो बच्चों, अलग अलग तरह के भोजन हम लोग खाते हैं, है ना। जैसे खीर है, खीर पूड़ी है, हलवा है, आलू की सब्जी हुई, पनीर हुई, तो अलग अलग सब चीज़ें अपन लोग खाने में काम में लेते हैं। चावल हुए, तो अलग अलग। अब देखो, कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं, कोई भी भोजन जब बनाते हैं, तो उसमें कई चीज़ें डाली जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ से वो भोजन बन जाएगा। जैसे अगर खीर बना रहे हैं तो खीर के अंदर हमें क्या क्या डालना पड़ता है, चावल, दूध, शक्कर, ठीक है। तो चावल, दूध और शक्कर, और कोई मेवे वगैरह डालते हैं, तो वो सब डालते हैं। तो ये क्या हुए, खीर के विभिन्न संघटक हुए, है ना। तो जो घटकों से, जिन पदार्थों से मिलकर कोई भोजन तैयार होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। तो संघटक क्या हैं, जैसे पके चावल के, हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबाल लेते हैं,
तो इसमें तैयार करने में जैसे उसको चावल को भी अपन ने सिर्फ उबाला है तो भी हमें 2 चीज़ें चाहिए, क्या, पानी और चावल। तो ये हो गए संघटक। तो जो भोजन जिन जिन घटकों से मिलकर बना है उसे हम क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। अब देखिए बच्चों, एक क्रियाकलाप इसमें दे रखा, एक सारणी दे रखी है आपके पाठ में, खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। जैसे रोटी और चपाती है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए, जल चाहिए, उसके साथ नमक भी चाहिए। दाल है तो दाल के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, ये सब चाहिए। तो इस तरीके से विभिन्न भोजनों की आप सारणी बना सकते हो। अब खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। देखो खाद्य सामग्री जो है वो हमें कहाँ से मिलती है। भोजन हमें चाहिए पर भोजन हमें कहाँ से मिलता है, तो भोजन के जो स्रोत हैं वो क्या हैं, 2 हैं। एक तो जीव जंतु और दूसरा पौधे। ठीक है, पौधों से हमें, पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त होता है और पेड़ पौधों के अलावा हमें जो भोजन है वो किससे प्राप्त होता है, जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। तो अगर भोजन हमारा, क्योंकि पाठ यही है भोजन यह कहाँ से आता है, तो भोजन जो हैं, भोजन के स्रोत क्या हैं, पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए। तो भोजन के स्रोत, भोजन हमें कहाँ से मिलता है, भोजन का स्रोत क्या है, तो भोजन का स्रोत पहले हैं पेड़ पौधे। ठीक है, तो पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। और दूसरा भोजन का स्रोत होता है जीव जंतु। जीव जंतु जैसे अंडे हैं, मांस है, मछली है, शहद, ये सब हमें किससे मिलता है, जीव जंतुओं से। और पेड़ पौधों से कुछ चीज़ें जो होती है वो हम कच्ची खाते हैं, मतलब पकाए बिना ही पौधों की कुछ चीज़ें होती है वो खाते हैं, जैसे फल वगैरह हैं, है ना, सलाद में जो काम में लेते हैं सब्जियां, वो सब क्या होते हैं, हम कच्चे के रूप में यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री है। और कुछ पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्रियों को हम पका कर खाने के काम में लेते हैं। तो जो 2 स्रोत भोजन के, मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, और वो हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो बच्चों ये क्लियर है आपके। अब देखिए इसके बाद है कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठक, पौधे जो हैं वो विभिन्न प्रकार के खाद्य संगठक से मिलकर कई खाद्य संगठक चीज़ें देते हैं वो हमें, जैसे अन्न है, सब्जी, फल इत्यादि। जंतु से हमें दूध मिलता है, दूध, मांस, अंडे, अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी और भैंस जो है वो क्या देती है, हमें दूध देती है। बतख, मुर्गी से हमें क्या मिलता है, अंडे मिलते हैं। मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो, मधुमक्खियाँ से हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है। तो इस प्रकार से जो उदाहरण में अगर आता है तो जो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद क्या हो गए, उदाहरण क्या हो गया, अन्न, फल, सब्जी, सब्जियाँ, मसाले, तेल आदि। ठीक है, ये तो किससे प्राप्त होते हैं, हमें पेड़ पौधों से। इसके अलावा दूध गाय, भैंस, बकरी से। अंडे मुर्गी और बत्तखों से। मांस बकरे वगैरह, है ना, मुर्गे वगैरह से। मछलियों से, और शहद आदि। तो ये सब किससे हमें प्राप्त हो रहे हैं, खाद्य सामग्री जीव जंतुओं से प्राप्त हो रही है। ठीक है, भोजन के रूप में पौधे के विभिन्न भाग और जंतु उत्पाद। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है भोजन के रूप में पौधे के विभिन्न भाग। देखो बच्चों, पौधे जो है, पौधे का विभिन्न भाग होते हैं, कई भाग होते हैं पौधों में। जड़ है, तना, पत्ती, बीज, फल, फूल, तो ये विभिन्न भाग हैं पौधे के। और
इन जो पौधे हैं उनके अलग अलग भागों को हम खाने में काम में लेते हैं। जैसे पालक है, तो पालक की हम क्या खाते हैं, पालक पौधे की अपन क्या खाएंगे, पत्तियाँ खाद्य सामग्री के रूप में काम में लेते हैं। गन्ना है, तो गन्ना में खाद्य सामग्री के रूप में क्या काम में ले रहे हैं, उसका तना। आलू है, आलू भी क्या होता है, एक भूमिगत तना होता है। तो आलू में हम क्या खा रहे हैं, पौधे का कौन सा भाग खा रहे हैं, तना। तो जो भाग हैं, जो खाने योग्य भाग होते हैं वो अलग अलग होते हैं पौधों में। ऐसा नहीं है कि हर पौधे का सारे भाग ही हम खाने में काम में ले रहे हैं। जैसे ठीक है, तो पालक है, जैसे तो पालक के ऐसे नहीं कि अपन जड़ें भी खाने लग रहे हैं, तो जड़ भी खाने का, जबकि जड़ किसकी खाते हैं अपन, मूली, गाजर, ये जड़ों में खाद्य सामग्री के रूप में काम में लेते हैं। तो पौधे के जो हैं विभिन्न भाग होते हैं जिनको अपन खाद्य के रूप में काम में लेते हैं। तो ये भोजन के स्रोत तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, और अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भोजन के रूप में खाते हैं। कभी तो कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे सरसों के बीजों से तेल भी बनता है और सरसों की पत्तियों की सब्जी भी बनती है। तो 2 जो भाग हैं वो हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। और इस प्रकार से खाने योग्य भाग जो है सरसों की पत्तियां व बीज दोनों खाने योग्य भाग है। ठीक है ना, सरसों की पत्तियां और बीज जो है वो दोनों ही खाने योग्य भाग होती हैं। अब बच्चों ये तो हो गया कि किसी की कुछ तना खाने योग्य होता है, किसी का कुछ होता है। अब हम देखते हैं अंकुरित बीज। अंकुरित बीज आपने देखे होंगे, मम्मी को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, कई बार जो मूंग है ना, अंकुरण हम कैसे करेंगे, मूंग तथा चने के सूखे बीज लेंगे और इनमें कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में क्या कर देंगे, रात भर के लिए भिगोकर छोड़ देंगे, है ना, या एक दिन पूरा एक दिन उसको भिगोकर रख देंगे। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल कर बीजों को एक गीले कपड़े में लपेट कर रख देंगे। अब क्या होगा हम देखेंगे, 2-3 दिन बाद उसमें सफ़ेद रंग की संरचना दिखाई देती है। तो इससे जो बीज बाहर निकल आता है, और यदि उस बीज में से सफ़ेद रंग की संरचना बाहर निकलती है, और इन बीजों को क्या कहते हैं, हम अंकुरित बीज कहते हैं। यदि नहीं, और अगर मान लीजिए बीज अंकुरित नहीं होते हैं तो उसे पानी से धोएं और पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए फिर से उन्हें रख दें। तो बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। ये जो अंकुरित बीज होते हैं वो स्वादिष्ट होते हैं, और इसके साथ ही इसमें पोषक पदार्थ जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो इसलिए हमें अंकुरित बीजों का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। तो अंकुरण के लिए क्या करेंगे, बीजों के अंकुरण की क्या विधि है, बीजों के अंकुरण के लिए हम कुछ बीजों को क्या करते हैं, पानी में भिगोकर 2-3 दिन के लिए रख देंगे, ठीक है, और उसे फिर गीले कपड़े में बांधकर 1-2 दिन रखते हैं। तो बीज जो है उसमें से सफ़ेद रंग की संरचना बाहर निकलती है, जिसे हम बीजों का अंकुरण होना कहते हैं। अब देखो बच्चों,
मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। और जो फूल और उनका मकरंद है वो वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब देखो शहद के बारे में कि शहद जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, अंकुरित बीज बच्चों आप मैंने लिखवाया नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा अंकुरण किस तरीके से करा जाता है। शहद मधुमक्खियों द्वारा फूलों के मकरंद से तैयार होता है। ठीक है, मधुमक्खियों द्वारा फूलों के मकरंद से तैयार होता है और छत्ते में भंडारित किया जाता है। शहद छत्ते में भंडारित किया जाता है। अब क्या है बच्चों कि छत्ते में ये भंडारित कर लेती हैं और जब विपरीत परिस्थितियाँ होती है, जिस समय फूल नहीं है मान लीजिए, तो ये अपना पोषण किससे प्राप्त करती है? इन्हीं छत्तों में उपस्थित शहद से ये पोषण प्राप्त करती है। तो मधुमक्खियों का अगर आता है कि शहद कैसे बनाती हैं, तो मधुमक्खियाँ द्वारा फूलों के मकरंद से शहद तैयार होता है। ठीक है, शहद मधुमक्खियों द्वारा फूलों के मकरंद से तैयार होता है और शहद छत्ते में भंडारित होता है। अब देखो बच्चों जंतु क्या खाते हैं। ठीक है, जो जंतु हैं वो उनके खाने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे आप देखते हो गाय भैंस बकरी है, ये क्या खाती है? चारा खाती है, मतलब डायरेक्ट पौधों को खा लेती है। पर मनुष्य है तो वो या तो कुछ पौधों को तो डायरेक्ट उनसे प्राप्त सामग्री को कच्चा खा लेते हैं, पर कुछ को क्या करते हैं हम पका के खाते हैं, या फिर कुछ जो होते हैं मांसाहारी होते हैं तो वो मांस को भी उपयोग खाने में करते हैं। तो जंतु जो हैं वो भोजन के आधार पर, भोजन ग्रहण करने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो जंतु हैं वो भोजन करने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जीव जंतु भोजन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला शाकाहारी, शाकाहारी जंतु। ठीक है, शाकाहारी जंतु बच्चों जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। जो जंतु, ठीक है, जो जंतु केवल पौधे व पादप उत्पाद
मतलब पौधे से प्राप्त कोई उत्पाद है, जैसे उसकी फल है, सब्जियां हैं या बीज, उसका फल है, बीज है या तना है, जड़ है, वो तो उससे प्राप्त उत्पाद जो केवल पौधे व पादप उत्पाद को खाते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। उदाहरण गाय, बकरी, हिरण आदि। जो सिर्फ पादप या तो पौधों का सेवन कर रहे हैं या पौधों से प्राप्त उत्पादों का भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु जो केवल पौधे व पादप उत्पाद को खाते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। उदाहरण गाय, बकरी, हिरण आदि। दूसरे प्रकार के जंतु होते हैं मांसाहारी। मांसाहारी वे जंतु जो केवल पादप नहीं खा रहे हैं, जीव जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मांसाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। और इन प्राणियों को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु। तो वे जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, इनको मांसाहारी जंतु कहते हैं। उदाहरण आपको आते होंगे बच्चों, चीता, शेर, ठीक है, बगेरा आदि। ठीक है, तो ये हैं कुछ मांसाहारी जंतु। तो वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को खा रहे हैं, उनको दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। तो शाकाहारी और मांसाहारी हो गया, समझ में आया आपके। अब तीसरा प्रकार है सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब वे जंतु जो जीव जंतुओं को भी खाते हैं और पादप व पादप से प्राप्त उत्पादों का भी सेवन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी जंतु। तो सर्वाहारी जंतु लिख लेते हैं हम, सर्वाहारी जंतु वे जंतु जो पादपों से प्राप्त उत्पाद एवं अन्य प्राणियों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग भी, कई नॉन वेज होते हैं, वेज होते हैं ना मनुष्य, तो मनुष्य, कौवा, कुत्ता,
आदि। ठीक है, तो बच्चों वे जंतु जो पादप उत्पाद को भी खा रहे हैं, पादपों से प्राप्त उत्पाद वो अन्य प्राणियों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। मतलब दोनों को ही खा रहे हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो बच्चों भोजन की आदत के आधार पर जो जीव जंतु हैं वो 3 प्रकार के हो गए, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस होमवर्क लिख लेते हैं। तो होमवर्क में लिखिए बच्चों, प्रश्न 1, मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती है? मधुमक्खियाँ हैं वो शहद को कैसे बनाती है? फूलों के मकरंद से। फूलों के मकरंद से मधुमक्खियाँ जो है वो शहद बनाती है और उन्हें अपने छत्ते में एकत्रित करती हैं। भोजन के प्रकार के आधार पर जीव जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, समझाइए। देखिए भोजन के प्रकार के आधार पर कि पेड़ पौधों का भोजन कर रहे हैं या जीव जंतुओं का भोजन कर रहे हैं या दोनों का कर रहे हैं, तो उसके आधार पर जीव जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। समझाना है मतलब आपको तीनों की परिभाषा लिखनी है, उनके उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। दोनों आंसर मैंने रिपीट भी कर दिए हैं, तो आपको अच्छी हैंडराइटिंग में बच्चों सारा काम करके लाना है।